चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है भाई, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल पे जाइए। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 12 फ्री अकाउंटेंसी कोर्स के नाम से। आप प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू कीजिए और सीक्वेंशियल ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में आप उसको देखिए। उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बीच में कोई भी एक वीडियो अगर आप मिस करेंगे तो आपको आगे की क्लासेस समझ में नहीं आने वाली हैं। अगर आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में सारी वीडियोस को देखते हैं, अच्छे से नोटिंग्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उन चीजों की अच्छे से, तो यकीन मानना यूट्यूब पे अवेलेबल वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ये होने वाला है। इससे डिटेल्ड डिस्कशन आपको फ्री कोर्सेज में यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था 12th क्लास बोर्ड का हमारा सिलेबस क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट बुक है टीएस ग्रेवाल ऑथर की, अगर आप किताब खरीदते हैं तो जो पहली बुक आपकी होगी वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग से रिलेटेड होगी। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हमें 7 चैप्टर्स पढ़ के चलने हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 को। तो चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग करने वाले हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है भाई इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखी हैं, आप देख भी सकते हैं। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। तो मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि भैया पार्टनरशिप का मीनिंग तो हमें पता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि पार्टनरशिप का मतलब एक ऐसा बिजनेस जो कम से कम दो लोगों के द्वारा चलाया जाता है। तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स या लॉसेस को आपस में बांट लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो ऐसे बिजनेस को ही पार्टनरशिप कहा जाता है। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। हमारे देश में एक लॉ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो लॉ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से, इस लॉ में पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी गई हैं। अब ये जो लॉ है इसमें एक सेक्शन नंबर 4 आता है। और सेक्शन नंबर 4 जो है उसने पार्टनरशिप को डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब जो सेक्शन 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वहां पे पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमें दी गई है लॉ के अंदर। तो स्टार्टिंग में वहीं से करने वाला हूँ। ये जो मैंने सामने लिखा हुआ है भाई, ये वही डेफिनेशन है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 में लिखी गई है। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को रीड करूं तो आप भी ध्यान से देखना थोड़ा सा। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप मींस रिलेशन बिटवीन पर्संस। जो पहली लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है वो क्या है भाई, यहाँ पे लिखा है पार्टनरशिप मींस रिलेशन बिटवीन पर्संस। अब देखो यहाँ पे ये जो कुछ की वर्ड्स है जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा डिस्कस करके चलते हैं, इनका मीनिंग क्या है। जैसे कि सबसे पहली लाइन में यहाँ पे लिखा है पार्टनरशिप मींस रिलेशन बिटवीन पर्संस। तो ये जो रिलेशन वर्ड है इसके यहाँ पे क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे रिलेशन वर्ड का मतलब है एग्रीमेंट। मैं इस डेफिनेशन को इस तरीके से भी पढ़ सकता था कि पार्टनरशिप मींस एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस, वो भी एकदम ठीक बात होती। तो लॉ में जो वर्ड यूज किया है रिलेशन, उसका अगर मैं सिंपल वर्डिंग्स में मीनिंग बताऊं तो वो बनता है भाई एग्रीमेंट। मैं पढ़ सकता हूं कि पार्टनरशिप मींस एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस। अच्छा, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब दो पार्टीज आपस में काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके एग्री हो रही है। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, तो वो दो पार्टनर्स काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक दूसरे के साथ एग्री हुए होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूं कि दो पार्टनर्स ने आपस में ये डिसाइड किया होगा कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। आपस में वो जो प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं वो किस रेशो में करने वाले हैं। तो इस तरीके से काफी सारी और भी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे उनके बीच में डिसाइड हुई होंगी। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है पार्टनरशिप मींस रिलेशन बिटवीन पर्संस। रिलेशन मींस एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस। अच्छा, अगला वर्ड यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है भाई पर्संस। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है एक वर्ड पर्संस। अच्छा, ये जो वर्ड है ये प्लूरल सेंस में लिखा गया है। मैंने पर्सन नहीं लिखा, मैंने लिखा है पर्संस। और पर्संस जब मैं लिखता हूं तो ये इंप्लाइड है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि प्लूरल सेंस में मिनिमम जो नंबर होगा वो 2 होगा। इसका मतलब इसी से हमें पता चलता है कि भाई पार्टनरशिप फर्म के अंदर कम से कम दो लोग होने चाहिए। दो लोग मिलके आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं मिनिमम। एक अकेला व्यक्ति अपने आप के साथ तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता। तो सेक्शन नंबर 4 में ये चीज क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि पार्टनरशिप मींस रिलेशन बिटवीन पर्संस। तो पर्संस मींस प्लूरल सेंस में यूज किया हुआ वर्ड है, इट मींस मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। तो यहां से हमें पता चलता है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, मिनिमम पार्टनर्स 2 होंगे। तो डेफिनेशन में ये जो वर्ड यूज किया है पर्संस,
इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि पार्टनर्स जो मिनिमम होने वाले हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में वो 2 होने वाले हैं। अच्छा, आगे यहाँ पे क्या लिखा है, तो अगर मैं पूरा दोबारा से पढ़ूं तो हमने पढ़ा पार्टनरशिप मींस रिलेशन बिटवीन पर्संस हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ये जो पार्टनर्स हैं ये आपस में प्रॉफिट शेयर करने का एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं। प्रॉफिट शेयर करने का एग्रीमेंट करके बैठे हुए हैं। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। देखो, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग करने का एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में किया गया है। प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट किया गया है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाए और वो लॉस होने पे कंट्रीब्यूट ना करे? देखो, डेफिनेशन में क्या लिखा है, पार्टनरशिप मींस रिलेशन बिटवीन पर्संस हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। पार्टनर्स जो हैं उनके बीच में एग्रीमेंट किस चीज का होना चाहिए? प्रॉफिट शेयर करने का एग्रीमेंट होना चाहिए। लॉ में डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है। सेक्शन 4 यही डिफाइन करता है। सेक्शन 4 में कहीं भी ये नहीं लिखा कि लॉसेस शेयर करने का भी एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। तो मुझे लगता है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यहाँ पे डेफिनेशन में लॉ में साफ साफ लिखा है कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट शेयर करने का एग्रीमेंट। इट मींस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट शेयरिंग इज मैंडेटरी। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि प्रॉफिट शेयरिंग इज मैंडेटरी। प्रॉफिट शेयरिंग इज मैंडेटरी। अच्छा, क्या लॉस शेयरिंग मैंडेटरी नहीं है? क्या ऐसा होगा कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैं पार्टनर हूं और फर्म को लॉस हो गया, बिजनेस को लॉस हो गया, और मैं उस बिजनेस में कंट्रीब्यूट ना करूं, लॉस में हिस्सा ना दूं मैं? क्या ये पॉसिबल है? एज अ पार्टनर फर्म को अगर लॉस होता है, बिजनेस को अगर लॉस होता है और मैं उस बिजनेस में पार्टनर हूं, तो मैं उस बिजनेस में लॉस में कंट्रीब्यूट ना करूं, क्या ये पॉसिबल है? तो देखो भाई, इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। माइनर जो होता है, माइनर जो 18 ईयर्स की एज से नीचे का व्यक्ति होता है, अगर वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है तो वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, लॉस में कंट्रीब्यूट नहीं करता लीगली। यहाँ पे आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर एक सेक्शन हम पढ़ेंगे आगे जाके, जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो माइनर होता है वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स, ओनली फॉर बेनिफिट्स। लॉस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वो। इट मींस एक माइनर पार्टनर के लिए लॉस में हिस्सा देना मैंडेटरी नहीं है, लॉस में कंट्रीब्यूट करना मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसे पार्टनर्स भी हो सकते हैं जो प्रॉफिट होने पे तो हिस्सा ले लेंगे, क्योंकि पार्टनर बनने के लिए प्रॉफिट में हिस्सा होना मैंडेटरी है, लेकिन लॉस होने पे वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। माइनर इसका एक एग्जांपल है। अच्छा, क्या पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट में भी मैं अपना शेयर नहीं लेता हूं तो मैं पार्टनर कहलाऊंगा? तो बिल्कुल भी नहीं। लेट से मान लेते हैं 3 लोग हैं, ए, बी और सी। अब मैं यहाँ पे बोलता हूं कि ए और बी ने सी को अभी अभी फर्म में एडमिट किया। सी एक न्यू पार्टनर है, नया पार्टनर है, वो फर्म के अंदर अभी अभी आया। ए और बी ने सी से प्रॉमिस किया कि वो उसको फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट कर रहे हैं और बदले में वो उसको सैलरी देंगे पर मंथ 50,000 रुपीज। फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको 50,000 सैलरी हर महीने मिलेगी, प्रॉफिट में लेकिन हिस्सा नहीं मिलेगा उसको। और ए और बी सी को क्या बोलते हैं? अपना पार्टनर बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी सी को अपना क्या बुला रहे हैं? पार्टनर बुला रहे हैं। सी को प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। सी को बोला गया कि आपको सैलरी दी जाएगी 50,000 पर मंथ, वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्क नहीं पड़ता उससे, सैलरी आपको मिलेगी, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देंगे। अच्छा, क्या इस एग्जाम्पल में सी एक पार्टनर कहलाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं भाई, सी एक पार्टनर नहीं कहलाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेफिनेशन में लिखा है पार्टनरशिप मींस रिलेशन बिटवीन पर्संस हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट का होना जरूरी है, और वो एग्रीमेंट के अंदर एक टर्म जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, क्या? प्रॉफिट शेयरिंग। अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर करने का एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब भाई सामने वाला व्यक्ति पार्टनर कहलाएगा ही नहीं। तो पार्टनर बनने के लिए मुझे प्रॉफिट में हिस्सा मिलना जरूरी है। सिंपल सीधा सा फंडा है। प्रॉफिट शेयरिंग इज मैंडेटरी। अगर मुझे प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दिया जा रहा तो मैं पार्टनर नहीं कहलाऊंगा, फिर मैं पार्टनर नहीं कहलाऊंगा। अगर मुझे सैलरी दी जा रही है पर मंथ तो फिर तो मैं एम्प्लॉय हूं ना, मुझे एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है यहां तक की बात भी समझ में आ गई होगी कि प्रॉफिट शेयरिंग इज मैंडेटरी टू बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म, बट लॉस शेयरिंग इज नॉट मैंडेटरी एज इन केस ऑफ माइनर। माइनर के केस में क्या होता है भाई? माइनर के केस में माइनर जो है वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है और वो प्रॉफिट्स में तो हिस्सा ले लेगा, लॉस होने पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वो। और ये लीगली एकदम जो है वो वैलिड है, आगे जाके एक सेक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा।
तो इसका मतलब देखा जाए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग इज मैंडेटरी बट लॉस शेयरिंग इज नॉट मैंडेटरी, बट लॉस शेयरिंग इज नॉट मैंडेटरी। लॉसेस में शेयर होना मैंडेटरी नहीं है, लॉसेस में कंट्रीब्यूट करना मैंडेटरी नहीं है। अच्छा आगे यहाँ पे क्या लिखा है भाई, थोड़ा वो भी पढ़ लेते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से डेफिनेशन रीड करना स्टार्ट करूं तो यहाँ पे लिखा था पार्टनरशिप मींस रिलेशन बिटवीन पर्संस हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस विच मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। विच का मतलब है बिजनेस, बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब है, तो सुनना भाई ध्यान से। आप सभी ने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज वाला सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वहां पे आपने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ा होगा। और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कुछ पार्टनर्स स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि भाई वो फर्म में कैपिटल तो कंट्रीब्यूट कर देते हैं, वो फर्म में पूंजी तो इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो फर्म की डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो फर्म के बिजनेस अफेयर्स में, बिजनेस एक्टिविटीज में, रोजमर्रा की दौड़ भाग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो। तो इसका मतलब देखा जाए तो एक ऐसा पार्टनर भी हो सकता है कि जो स्लीपिंग पार्टनर होगा। इट मींस वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन वो फर्म के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, जो मेजर डिसीजन मेकिंग होती है वहां पे भी पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, बिजनेस में बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका मतलब क्या है भाई, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं भाई ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। अब लेट से इस एग्जांपल में मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ए और बी दो पार्टनर्स थे, बी कहीं पे ट्रेवल करने के लिए वेकेशंस पे चला जाता है, छुट्टियों पे चला जाता है, और पीछे से ए बिजनेस को संभाल रहा था। ए जो है वो बिजनेस को मैनेज कर रहा था। ए ने क्या किया, ए ने किसी कस्टमर के साथ, किसी थर्ड पार्टी सी के साथ कोई एग्रीमेंट किया गुड्स बेचने का। सी कोई कस्टमर था, उसको गुड्स खरीदने थे, ए ने उसको गुड्स बेचने का एग्रीमेंट किया। अब यहाँ पे बी तो प्रेजेंट था नहीं, बी तो वेकेशंस पे गया हुआ है, घूमने गया हुआ, उसको इस एग्रीमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, मान लेते हैं। अच्छा ए ने ये जो एग्रीमेंट किया सी के साथ, ए और सी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट में ए जो है वो एज अ एजेंट एक्ट करेगा, एज अ एजेंट एक्ट करेगा, और बी जो है वो एज अ प्रिंसिपल एक्ट करेगा। इसका मतलब जब भी कोई पार्टनर, सुनना ध्यान से, जब भी कोई पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करेगा, जब भी कोई पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करेगा, तो उस एग्रीमेंट के अंदर, उस एग्रीमेंट के अंदर वो जो पार्टनर एक्ट कर रहा है, एक्टिंग पार्टनर जो है, जो एग्रीमेंट कर रहा है, उसको एजेंट माना जाएगा। और वो किसका एजेंट होगा, वो दूसरे पार्टनर्स का एजेंट होगा। दूसरे पार्टनर्स का मतलब यहाँ पे बी से है भाई, मतलब बी यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल जो है वो काम करेगा। तो इसका मतलब देखा जाए तो इस एग्जांपल में यदि बी अवेलेबल नहीं है इस एग्रीमेंट के अंदर, बी वेकेशंस पे गया था, उसको इस एक्ट के बारे में पता भी नहीं था, इस एग्रीमेंट के बारे में जानकारी ही नहीं थी, ए ने बी के एब्सेंस में ये एग्रीमेंट किया, तो जब ए एग्रीमेंट कर रहा है, ए कोई कार्य कर रहा है, तो उस कार्य के लिए ए एज अ एजेंट माना जाएगा। और किसका एजेंट माना जाएगा, बी का। अब इसकी इंप्लीकेशन क्या होती है, इसकी इंप्लीकेशन ये होती है कि भाई भले ही ए बी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, बी इस एग्रीमेंट में प्रेजेंट नहीं था, लेकिन फिर भी बी लायबल होगा कल को अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे सी को जो गुड्स बेचने का एग्रीमेंट किया गया वो फुलफिल नहीं हो पाता, ए ने सी के साथ जो एग्रीमेंट किया कि मैं आपको गुड्स बेचूंगा, मान लीजिए वो फुलफिल नहीं हो पाता, हमने सी से एडवांस ले लिया था, हमने उसको प्रॉमिस किया था कि हम विद इन 1 वीक आपको गुड्स की डिलीवरी देंगे, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हम उसको डिलीवरी नहीं दे पाते, एडवांस हम लेके बैठे हुए थे पहले। अब यहाँ पे सी जो है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई मेरा एडवांस जो मैंने दिया था पहले तो मुझे वो वापस चाहिए, दूसरा आपने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, मेरे बिजनेस का लॉस हुआ, मैंने आगे दूसरी पार्टीज को आगे माल बेचना था आपसे लेके, तो मेरे बिजनेस में मुझे लॉस हुआ। हो सकता है वो कोर्ट में जाके स्यू कर दे ए के ऊपर। तो यहाँ पे ए अकेला लायबल नहीं होगा, हालांकि एग्रीमेंट ए के साथ हुआ था, यहाँ पे बी भी इक्वली लायबल होगा। बी इज ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल, तो बी को प्रिंसिपल ट्रीट करने का मीनिंग ये हुआ कि ये जो ए और सी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट में बी की भी लायबिलिटी है, बी भी बाउंड है, भले ही वो वहां पे प्रेजेंट नहीं था। अच्छा ऐसा मान के चलिए इसी एग्जांपल में मैं बोलता हूं भाई बी जो है वो किसी डी नाम के पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेता है,
बी जो है वो किसी डी नाम के पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेता है। अब इस एग्रीमेंट में क्या होने वाला है तो सुनना ध्यान से। बी जब किसी डी नाम के पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, ए वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो बी जो है ये एज अ एजेंट काम करेगा। बी उस समय पे एज अ एजेंट काम करेगा, और किसका एजेंट बनेगा भाई? बी, ए का। तो इसका मतलब ए जो है वो एज अ प्रिंसिपल यहाँ पे एक्ट करने वाला है। कहने का मतलब जब भी कोई पार्टनर कुछ एक्ट करेगा तो वो दूसरे पार्टनर का एजेंट बन के एक्ट करेगा, और वो जो दूसरा पार्टनर है भले ही वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, वो प्रिंसिपल की तरह ट्रीट किया जाएगा और वो बाउंड हो जाएगा, उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट होता है। सिंपल भाषा में देखो, अभी तक की सारी बातें अगर मैं सिंपली बताऊं तो मैंने यहाँ पे ये पढ़ाया कि हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। ए जो है वो बी के लिए एजेंट है, बी प्रिंसिपल होगा ए के लिए, और बी जो है वो ए के लिए एजेंट है, ए प्रिंसिपल होगा बी के लिए। अच्छा, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ईच अदर, इसकी वजह से क्या होता है, पार्टनर्स की एक दूसरे के प्रति लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। कोई पार्टनर अगर किसी ट्रांजैक्शन में मान लीजिए नहीं था प्रेजेंट, लेकिन फिर भी वो बाउंड हो जाता है, मतलब किसी पार्टनर ने कोई एक्ट किया, उसके एक्ट की वजह से दूसरा पार्टनर भी बाउंड हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इसका नाम है भाई म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी। तो मुझे लगता है ये बात भी समझ में आई होगी कि बिजनेस में भी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब अगर कोई एक पार्टनर भी एक्ट कर रहा है तो बाकी सारे पार्टनर्स जो हैं वो बाउंड हो जाएंगे उसके एक्ट से, लाइबल हो जाएंगे उसके एक्ट से। बाकी पार्टनर्स ऐसा नहीं बोल सकते कि हम प्रेजेंट नहीं थे, हमारी प्रेजेंस में वो एग्रीमेंट नहीं हुआ था तो हम इसमें जो है लाइबल नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ईच अदर। तो मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये जो डेफिनेशन थी इसको हमने थोड़ा सा जो है इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश की। मैंने आपको ये बताया कि पार्टनरशिप मींस रिलेशन बिटवीन पर्संस, इट मींस इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस। पर्संस माने यहाँ पे प्लूरल सेंस में वर्ड यूज हो रहा है, इट मींस कम से कम दो पर्संस होंगे, मिनिमम टू पार्टनर्स होंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बात कहाँ लिखी है कि मिनिमम टू पार्टनर्स होते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो मुझे लगता है आप बता सकते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नाम का एक लॉ है, उसके सेक्शन नंबर 4 में ये बात लिखी है कि पार्टनरशिप फर्म्स में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं भाई? टू। हालांकि डायरेक्टली ये वर्ड यूज नहीं किया कि मिनिमम पार्टनर्स टू होते हैं, बट यहाँ पे पर्संस वर्ड जो यूज किया है वो प्लूरल सेंस में यूज किया है, जिससे ये इंप्लाइड है कि कम से कम दो लोग तो होंगे ही होंगे। अगली बात भाई, यहाँ पे लिखा हुआ था प्रॉफिट शेयरिंग इज मैंडेटरी बट लॉस शेयरिंग इज नॉट मैंडेटरी। एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने के लिए लॉस में कंट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं होता। तुम लॉस में कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रहे हो तो भी तुम पार्टनर कहलाओगे, लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट में हिस्सा होना मैंडेटरी होना चाहिए। अगर तुम्हें प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है तो तुम पार्टनर नहीं कहलाओगे, इतना ध्यान रखना। आगे हमने यहाँ पे पढ़ा बिजनेस में भी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस हो सकता है सारे के सारे पार्टनर्स मिलके चला रहे हो, या उनमें से कोई एक या दो पार्टनर्स चला रहे हो और बाकी सारे स्लीपिंग पार्टनर्स हो। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो स्लीपिंग पार्टनर्स होंगे वो भी बाउंड होंगे एक्टिंग पार्टनर्स के एक्ट से। इसका मतलब देखा जाए तो अगर कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट करता है तो उस एग्रीमेंट के अंदर बाकी जो स्लीपिंग पार्टनर्स थे वो प्रिंसिपल की तरह ट्रीट किए जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली बाउंड हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे, भले ही वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। तो मुझे लगता है ये वाली सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो अगला वर्ड हमें यहाँ पे क्या पढ़ के चलना है। अगला वर्ड यहाँ पे अपने को पढ़ के चलना है, हमें तीन शब्दों के बारे में सीखना है। हमें तीन शब्दों के बारे में सीखना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे आपको पढ़ाना पड़ेगा पार्टनर का मतलब क्या होता है। देन हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, और फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्म नेम का मतलब क्या होता है। फर्म नेम का मतलब क्या होता है, तो भाई ध्यान से देखना थोड़ा। अच्छा, पार्टनर वर्ड का मतलब क्या होता है, पार्टनर का मतलब क्या होता है। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मैं बोलता हूं भाई ए, बी और सी ये तीन लोग मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। सो अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो मैं बोलूंगा इंडिविजुअली ए भी एक पार्टनर है, बी भी एक पार्टनर है और सी भी एक पार्टनर है। मतलब क्या है कि इंडिविजुअली हर वो व्यक्ति जो पार्टनरशिप में धंधा कर रहा है, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअली हर वो व्यक्ति पार्टनर होता है। बहुत ही सिंपल है। सो इंडिविजुअली एवरी पर्सन हु इज कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप इज कॉल्ड अ पार्टनर। बहुत ही आराम से मैं ये डेफिनेशन बना के लिख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई इंडिविजुअली
individually every person who is carrying on business in partnership with others is called a partner तो इंडिविजुअली हर वो व्यक्ति जो बाकी लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं कलेक्टिवली सारे पार्टनर्स को एक वर्ड से संबोधित करना चाहूं, एक वर्ड से बुलाना चाहूं, तो मैं उनको क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा फर्म। तो फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब होता है कलेक्टिवली ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली एक वर्ड से अगर मुझे संबोधित करना है तो मैं उनको बोलूंगा फर्म। तो मुझे लगता है ये बात भी आपको क्लैरिटी से समझ में आ गई होगी कि फर्म वर्ड का मतलब होता है कलेक्टिवली ऑल द पार्टनर्स। तो मैं लिख सकता हूं भाई, कलेक्टिवली ऑल द पार्टनर्स आर कॉल्ड फर्म। कलेक्टिवली ऑल द पार्टनर्स आर कॉल्ड फर्म। तो सारे के सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली एक वर्ड में क्या बोलते हैं? फर्म। अच्छा, फर्म नेम क्या होता है? फर्म नेम वो नाम होता है जिस नाम से बिजनेस किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा था भाई, ए, बी और सी ये तीनों मिलकर आपस में पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो ए भी एक पार्टनर है, बी भी एक पार्टनर है, सी भी एक पार्टनर है। इंडिविजुअली हर वो व्यक्ति जो अदर लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा है वो पार्टनर है। कलेक्टिवली इन तीनों को क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए ये तीनों मिलके जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस का नाम इन्होंने रखा एबीसी एंड एसोसिएट्स। एबीसी एंड एसोसिएट्स। तो इस एग्जांपल में ये जो एबीसी एंड एसोसिएट्स, ये जो बिजनेस का नाम है, इसको बोलते हैं फर्म नेम। तो फर्म नेम का मतलब होता है नेम ऑफ बिजनेस। फर्म नेम का मतलब होता है नेम ऑफ बिजनेस। तो मुझे लगता है ये तीनों वर्ड्स जो है आपको समझ में आए होंगे। आपको पार्टनर वर्ड का मीनिंग, फर्म वर्ड का मीनिंग एंड फर्म नेम वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस वीडियो को मैं इतना ही अभी बनाना चाहता हूँ, देखो ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो, मुझे लगता है। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे भाई? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करके चलूंगा पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स। हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के फीचर्स क्या होते हैं। ऐसे करके काफी सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं। मुझे लगता है 2 से 3 वीडियोस में ये सारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा। एक वीडियो तो ये हो गई, इसके बाद आई थिंक 2 वीडियोस और लगेंगी, ये सारा थ्योरेटिकल डिस्कशन शुरू वाला जो है वो खत्म हो जाएगा। और ये थ्योरेटिकल डिस्कशन ना बहुत जरूरी होता है। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया सीधा सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं, क्यों ये थ्योरेटिकल डिस्कशन करना, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। भाई ऐसा नहीं है, आगे आपको ये काम आएगा। जो आगे आपके 12th के बाद एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहां पे आपको ये कॉन्सेप्चुअल बातें ही जो है वो काम आने वाली हैं। मान लीजिए आप CUET का एग्जाम देते हैं कॉलेज में एंट्रेंस के लिए, उसमें भी ये बेसिक्स आपको काम आता है। मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं प्रोफेशनल कोर्स के लिए, मान लीजिए आप CA का, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम दे रहे हैं एंट्रेंस का, तो वहां पे भी तो आपको बेसिक्स की क्लैरिटी होना जरूरी होगा ना। तो अदरवाइज वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसी वजह से ये सारा का सारा डिस्कशन 2 या 3 वीडियोस की बात है, ज्यादा नहीं है। उसके बाद तो सारा न्यूमेरिकल ही चलेगा। तो आपको इनको देखना भी जरूरी है। ऐसा मत करना कि स्किप कर दिया सीधा आगे चले गए भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया, अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं हो पाएगी, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो इस वीडियो को भाई यहीं पे एंड करते हैं।